हेलो एवरीवन। आज हम प्राचीन भारतीय अर्थशास्त्र की मान्यताओं को पढ़ेंगे। देखिए, हमने कल प्राचीन भारतीय अर्थशास्त्र का क्षेत्र पढ़ा और आज हम प्राचीन भारतीय अर्थशास्त्र की मान्यताओं को पढ़ेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, राज्य एक कल्याणकारी संस्था है। यह प्राचीन भारतीय अर्थव्यवस्था की एक प्रमुख मान्यता रही है। राज्य एक कल्याणकारी संस्था है, अर्थात क्या होता है कि जो कल्याणकारी कौन होता है? जो भलाई का कार्य करता है। अगर हम सरल शब्दों में कहें तो राज्य का उद्देश्य केवल कर की वसूली करना नहीं, बल्कि प्रजा के सुख को सुनिश्चित करना है। इसीलिए राज्य एक कल्याणकारी संस्था है। यह प्राचीन भारतीय अर्थशास्त्र की मान्यता थी कि राज्य कैसा होना चाहिए? राज्य प्रजा का कल्याण करने वाला होना चाहिए। दूसरी हमारी मान्यता है अर्थ और धर्म का संतुलन, अर्थात धर्म यानी कि नैतिकता, अर्थ मतलब हमारा जो धन है वह, तो धन और धर्म दोनों के बीच का जो संतुलन है वह बनाए रखना प्राचीन काल में अर्थशास्त्र की एक प्रमुख मान्यता थी। जितनी भी आर्थिक गतिविधि उस समय होती थी वह सभी धर्म अर्थात नैतिकता के अधीन थी। व्यक्ति को पैसा धन कितना भी कमाना हो, वो कितना भी कमाना चाहता हो, लेकिन उसको अपना जो धन है वह धर्म के यानी कि नैतिकता के अधीन रहकर ही वह कमा सकता था। इसके अलावा वह नहीं कमा सकता था। ठीक समझ गए? ये हमारा दूसरा पॉइंट है, धर्म और अर्थ का संतुलन। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं प्राचीन भारतीय अर्थशास्त्र की मान्यताएं। हमारी जो पहली मान्यता है वह थी राज्य एक कल्याणकारी संस्था है। ठीक। दूसरी हमारी मान्यता थी अर्थ और धर्म का संतुलन। तीसरी जो हमारी मान्यता है वो है नियंत्रित अर्थव्यवस्था। नियंत्रित अर्थव्यवस्था यानी कि जो राज्य है उस पे उसके राज्य पर प्रजा पर राज्य पर जो था वो राज्य का कंट्रोल होता था, है ना। जो भी सरकार होती थी वहाँ पर जो राजा होता था यानी कि राज्य का बाजारों पर पूर्ण रूप से कंट्रोल होता था, पूर्ण रूप से नियंत्रण होता था। व्यक्ति अपनी मन मर्जी से किसी भी वस्तु का कोई मूल्य कीमत नहीं रख सकता था। कीमत पर नियंत्रण होता था। व्यक्ति की जमाखोरी पर रोक थी। यदि कोई व्यक्ति बहुत अधिक मात्रा में जमाखोरी मतलब सामानों को ब्लैक मनी की तरह रखना, है ना। ब्लैक मार्केट जो होता है ना, जहाँ हम सामानों को रख देते हैं ताकि सामानों का भाव बढ़ जाए और व्यक्ति को अगर सामान की आवश्यकता हो तो भी सामान नहीं मिले। वर्तमान हम देखते हैं बहुत सारी प्याज वगैरह में हम बहुत बार सुनते हैं। तो इस तरह प्राचीन काल में इस तरह की जमाखोरी पर ना ही रोक था बल्कि उस पर सजा भी थी। तो इस तरह जो अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था जो थी उस पर प्रजा का पूर्ण रूप से कंट्रोल था। अगला है हमारा कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था। कृषि को तो प्राचीन काल में अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी माना गया था। अभी भी है। हमारा जो देश है वो विकासशील देश की श्रेणी में ही आता है। हमारे यहाँ आज भी कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी ही है। प्राचीन काल में भी इसे रीढ़ की हड्डी ही माना गया था, क्योंकि जो अर्थव्यवस्था थी वह मुख्य रूप से कृषि प्रधान ही थी। अधिक से अधिक लोग कृषि कार्य को ही अपना कार्य मानते थे और करते थे। ठीक। अगला जो हमारा है वह मान्यता है कर प्रणाली न्याय संगत थी, अर्थात जो कर प्रणाली थी, सरकार राज्य जो कर लगाते थे वह बड़े न्याय संगत होते थे। कर इस तरह लगाए जाते थे जो ना तो बहुत अधिक हो ना ही बहुत कम। प्रजा जिस कर का भार वहन कर सके, प्रजा जिस कर को दे सके, बस वही कर लगाया जाता था। जैसे कि बहुत करों के बारे में बहुत अच्छा कौटिल्य ने मनु ने कहा है कि कर इस तरह से लगाए जाने चाहिए जैसे कि एक मधुमक्खी फूलों का रस ग्रहण करती है। वह फूलों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन फूल से रस ग्रहण करके अपने शहद का निर्माण कर लेती है। उसी प्रकार राज्य को प्रजा से कर लगाना चाहिए कि कर से प्रजा को कोई नुकसान नहीं पहुँचे, लेकिन राज्य भी उस कर को इकट्ठा करके अपना शहद रूपी विकास को बना सके। फिर अगला हमारा जो है वह मान्यता है आत्मनिर्भरता का सिद्धांत, अर्थात गांव और राज्य सभी को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया गया। जितने भी प्राचीन काल में गांव थे कि एक गांव की आवश्यकताओं की पूर्ति का जो सामान है
जो भी गांव के लिए अनिवार्य वस्तु है वह सभी गांव में ही बन सके, गांव में ही आत्मनिर्भर बन सके, उसे अपनी ज़रूरत की वस्तुओं पर दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़े। ये स्थिरता और सुरक्षा का सिद्धांत था। फिर है हमारा स्थिरता और सुरक्षा। स्थिरता और सुरक्षा यानी कि आर्थिक स्थिरता को राज्य की शक्ति से जोड़ा गया। जितना अधिक राज्य आर्थिक रूप से स्थिर होगा उतना ही अधिक उसे क्या मिलेगा, शक्ति मिलेगी, वह राज्य उतना ही अधिक शक्तिशाली बनेगा। ये स्थिरता और सुरक्षा का सिद्धांत हो गया। अगर हम निष्कर्ष रूप में कहें तो प्राचीन भारत में जो अर्थशास्त्र का क्षेत्र इतना व्यापक था, इसकी जो मान्यताएं हैं वह नैतिकता, जन कल्याण और राज्य की स्थिरता पर आधारित थी। यह आधुनिक जन कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का एक प्रारंभिक रूप था।